वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ अभी 2:30 से 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। आपके बना ड्यूटी से आए थे, वो खाना खा के सो गए हैं और बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही है अभी। फिर देखते हैं। और वो कुछ पौधे लेकर आए हैं तो उनको गमलों में लगा देते हैं। और आज सिंजारा है तो आपके बना पूरे थे, एक मंदिर है बहुत सुंदर यहाँ पे, और उसी के पास में गंगा घाट है तो हम वहाँ चलेंगे। तो अगर हम गए आप तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो सब। और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, थोड़ी सी जुकाम हो रही है। पर टीथ का ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद से मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है कि मेरे को इतनी जल्दी जुकाम लग जाती है, मेरे को बहुत जल्दी बुखार हो जाती है, पता नहीं क्यों। शायद वीकनेस, और वो हाई डोज की दवाइयाँ उन्होंने दी थी शायद उसकी वजह से। एनीवेज चले पौधे लगा लेते हैं। यहाँ आपके बना बहुत सारे पौधे लेकर आए थे जिसमें बिच्छू चिड़ियाँ थी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की थी। एक पिंक थी, एक ऑरेंज थी, येलो कलर की थी और ये सब। और एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा था और बाकी सब इंडोर प्लांट्स भी थे और थोड़े थोड़े ऐसे कि ठीक है अभी क्योंकि बारिश का मौसम है और अगर हम लगाएंगे तो लग जाएंगे इसलिए। और लास्ट टाइम जब हम घर गए थे उसके बाद में पानी देने वाला पीछे से कोई था नहीं ज़्यादा, और तो ये पौधे वगैरह सारे जल गए थे। सिर्फ ये जो साइड में आपको प्लांट दिख रहा है ये इंडोर प्लांट है, तो इसमें 20-25 दिन अगर आप पानी नहीं भी देंगे तो ये चल जाएगा, ये जलती नहीं है। तो बस यही सब लगा रही थी मैं। और पहले मैं नहीं लगाती थी, मेरे को ऐसा लगता था टाइम पास करना होता है, क्या ही पौधे लगाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर फिर धीरे धीरे ऐसे आदत हो गई और करने लग गई, क्योंकि पहले से होता था जैसे पढ़ती थी, फिर अब लोगों से बोलो नहीं तू मुझसे बात कर, ये मुझसे बात नहीं करता, उसका फ़ोन नहीं है, इसका फ़ोन नहीं है, ऐसे करके ऐसे सारे दिन ऐसे सोचते रहते थे। तो फिर ऐसे हो जाता था कि लो जी हमारा तो टाइम पास ही नहीं होता, कोई याद नहीं करता, कोई बात नहीं करता। तो इतना सब चीज़ें माइंड में लाने से अच्छा है कि खुद को कहीं बिज़ी कर लो कि इधर उधर। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, और मतलब मैं इतना बिज़ी रखने लग गई खुद को कि मुझे अगर किसी का फ़ोन नहीं आता तो भी चल जाता है, और किसी से बात नहीं होती तो भी चल जाता है। और रही बात ऐसे है कि मैं अकेले खुद से बातें कर लेती हूँ। लाइफ में जब आप खुद से बातें करने लग जाओगे, खुद को टाइम देने लग जाओगे ना, तो फिर आपको ऐसे नीड नहीं रहेगी कि हमको ये भी टाइम दे वो भी टाइम दे। पहले मैं इनको बहुत बोलती थी क्योंकि ये ड्यूटी से आते थे, फिर खेलने चले जाते थे, फिर सो जाते थे, तो मैं ऐसे सोचती थी यार टाइम ही नहीं होता इनके पास तो, और मेरे पास तो फ्री टाइम है, क्योंकि पढ़ो उतना पढ़ो, फिर घर का थोड़ा सा काम कर लो, जितना भी काम होता है फिर वो करके, और फिर क्या। अब हर किसी, और मेरी आदत नहीं है, मैं किसी से भी बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात नहीं कर सकती। मैं रेयरली किसी को फ़ोन कर पाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसे है आदत नहीं है। और जैसे मेरी मम्मी का और इनका भी आता है खुद 5-7 दिन से तो हमारी बात होती है, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाती। तो फिर मुझे लगा कि लोगों को टाइम दो ऐसे कहने से तो कोई भी टाइम नहीं देगा, और जिसको ज़रूरत होएगी या फिर जिसको सही लगेगा वो ज़रूर टाइम देगा। तो मुझे ऐसा हो जाता था, मैं इनको बोलती थी, और ये भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि अगर आप 8-10 घंटे ड्यूटी करके आओ उसके बाद में अगर आप रेस्ट नहीं करो तो वही है, आपकी बॉडी कितना ही की हेल्प करेगी। तो फिर मैं इनको नहीं बोलती थी, और इनकी हॉबी है खेलना, ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, तो ये मैं उनके लिए भी इनको मना नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी करना ऐसे नहीं है कि आप उसको बांध लो कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपको जो पसंद है, आपकी हॉबी है, आप वो ज़रूर करो। बस ऐसे है कि मुझे मेरा टाइम मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप जितना अगर इंसान को बांधे रखोगे, नहीं ये यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, तो फिर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो फिर मैं कभी नहीं मना करती, मेरे को ऐसा है कि ठीक है आप अपना खेलो कूदो और सो लो, अगर आपको अपनी नींद पूरी करनी है, ड्यूटी करके आओ, लेकिन फिर उसके बाद में अगर थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हो तो वो दो। उसके लिए मैं फ़ोर्स नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद को अपना बिज़ी रखना सीख लिया। मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, और फिर बाकी बचे में या तो ये जैसे पौधे वगैरह लगा दिए या कोई छोटी मोटी नीचे चली जाती हूँ। तो मेरे को ऐसे अब नहीं है, पहले मैं ऐसे सोचती थी कि टाइम देने वाले होने चाहिए इंसान को, टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे कि सब टाइम दे, बात करे, फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए इसको उसको। अब मैं नहीं सोचती, क्योंकि आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो फिर अगर आपको जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा तो आप खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। तो मैं इसमें खुद को बिज़ी रखने लग गई। ठीक, फिर मुझसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने यूपीएससी क्यों छोड़ा, और जब छोड़ दिया तो अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो देखो, मैंने अपनी यूपीएससी तक की जर्नी तो आपसे पहले शेयर कर दी थी। फिर उसके बाद में यूपीएससी मैं 2 साल में तैयारी करके आई, फिर मैं घर आ गई थी, तो मेरे से उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि देखो जब आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली को भी टाइम दो, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी टाइम दो, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब जॉइंट फैमिली हो तो और ज़्यादा चीज़ें होती है, तो ठीक है कोई इधर उधर की कोई बात होती है तो फिर उसकी भी ऐसे टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने
यूपीएससी एक बार छोड़ दी थी, नेट कर लिया था। उसके बाद मैंने 1-2 स्कूल्स में, कॉलेजेस में ट्राई किया था कि मैं प्राइवेट पढ़ाने लग जाऊँ, लेकिन वहाँ पे फिर वही एक्सपीरियंस लेटर दो। तो जब मेरा नेट अभी हुआ है तो मैं एक्सपीरियंस कहाँ करने जाऊँगी, मैं पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस थोड़ी करने जाऊँगी। एनीवेज़ फिर मैंने बहुत 1-2 जगह ट्राई किया, फिर मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, यहाँ तो नहीं बन पड़ेगा, ऐसे ही मैं कितना कि वो करूँगी। तो फिर मैंने वापस से तैयारी करी। फिर मैंने आरपीएससी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि मैंने पेपर देखे आरपीएससी का, हालांकि बिल्कुल सिलेबस पैटर्न सब कुछ चेंज था बिल्कुल। मतलब जैसे अगर अब मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी तो मैं उसमें इंडिया का पढ़ रही थी, इंडिया की जनरल नॉलेज, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, सब कुछ इंडिया का पढ़ रही थी। और मुझे पूरा चेंज करके मुझे इंडिया का भी पढ़ना था। चलो इंडिया का तो मैंने पढ़ रखा था, पर फिर मुझे राजस्थान का पढ़ रखा था। अब ऐसा था कि राजस्थान का पढ़ना मतलब आपको पूरी नॉलेज बहुत डीप तक होनी चाहिए अगर आप आरपीएससी का पेपर देते हो या राजस्थान के जितने भी पेपर देते हो, ठीक है। तो उसमें ऐसे हो गया कि अब वापस से बिगिनिंग शुरू करो, मतलब आप शुरू से स्टार्ट करो कि आपने राजस्थान का सब कुछ पढ़ना है। और मैंने इतना सब कुछ नहीं पढ़ा था राजस्थान का पहले, मतलब क्योंकि मास्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स थे लिमिटेड, तो वो भी ऐसे थे कि बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं बस वो पढ़े थे, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा था। फिर मैंने वापस शुरू करा। तो फिर जब मैं जयपुर रहने लगी, जयपुर में ही मैं एक लाइब्रेरी में जाती थी सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे तक मैं वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने लग गई थी। अब ऐसा लगता है कि 12 घंटे तुम पढ़ती थी, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं कंटिन्यू 12 घंटे पढ़ती थी। मैं 8 घंटे पढ़ती थी, फिर उसके बाद में मैं उनको रिवाइज़ करती थी, नोट्स बनाती थी, कुछ पॉइंट्स लेक्चर वगैरह देखती थी, तो ऐसे करके मेरे को 10-12 घंटे वहाँ निकल जाते थे। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप मेरी तरह 12 घंटे ही करो या मैं अभी भी 12 घंटे करती हूँ। देखें, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी जब आप एक फैमिली में रहने लग जाते हो तो नहीं हो पाती, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कभी मैं घर चली जाती हूँ या कोई गेस्ट आ जाता है, तो ऐसे कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन ना एवरेज मुझे ऐसे लगता है कि जब तक आपका दिमाग पढ़ पाता है उतनी देर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं वहाँ 10-12 घंटे लाइब्रेरी में जाती थी। फिर मैंने पेपर दिया था, 1 साल तो नहीं, उस साल तो वैकेंसी नहीं आई थी, दूसरे साल वैकेंसी आई थी। मतलब मैंने अच्छे से तैयारी करी, फिर मैंने दिया। मतलब उस टाइम कट ऑफ जानी थी 84, सब लोग ऐसे बोल रहे थे 84 जाएगी, 84 जाएगी। मेरे 85 समथिंग मार्क्स बन रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरा आरपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा या हो गया है। तो ऐसे करके जो मैंने ऑफिशियल की से मैच करी थी, तो उससे मेरे को ऐसा लग रहा था हो गया था। फिर मैं पीजी में गई थी जयपुर, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसा था कि घर में मेंस की तैयारी नहीं हो सकती, तो मैं पीजी में चली जाती हूँ। फिर मैं पीजी में गई थी। जब वहाँ पर रिज़ल्ट आया तो कट ऑफ गई थी 95 के अबव, और फिर मेरा नहीं हुआ। तो मैं 2-4 दिन पीजी में रही, जब तक मैंने मेंस की स्टार्टिंग करी थी, बुक्स वगैरह देखी, सब चीज़ें करी, उतने में नहीं हुआ क्लियर। तो मैं वापस आ गई। हालांकि मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप वापस आओ या फिर आपको पढ़ना नहीं है या ये कुछ नहीं बोला किसी ने। मैं घर आ गई क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ऐसे हुई थी कि नहीं निकला। फिर 2-4 दिन तो देखो आपको रहता है थोड़ा बहुत कि ऐसा कि इतनी मेहनत करी, पर फिर मैंने कोई बात नहीं, छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैं फिर से कंपटीशन की तैयारी, फिर 1-2 साल वैकेंसी नहीं आई थी, किसी चीज़ की वैकेंसी नहीं आई। यूपीएससी का तो चलो मैंने एक बार स्किप कर दिया, मैंने सोचा जब नहीं हो रहा है तो एक चीज़ की तैयारी करती हूँ। फिर ये सब चीज़ें करी थी, फिर शादी हो गई। शादी के बाद में मैंने बीएड करी थी, क्योंकि सब लोगों ने बोला बीएड कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन भी बन जाएगा। और ऐसे है कि टीचिंग में, हालांकि मैंने नेट कर रखा था तो मैं टीचिंग लाइन में तो जा ही सकती थी अगर मुझे प्राइवेट ही करना होता, तो मैंने प्राइवेट नहीं किया था। तो फिर ठीक है, सबके कहने से मैंने बीएड करा 2 साल में। हाँ, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं ज़्यादा नहीं गई थी बीएड में, मतलब जितना मुझसे हो सका था मैं एग्ज़ाम देकर आती थी, पूरी बुक्स वगैरह असाइनमेंट सब बनाए। तो उस टाइम मैंने साथ साथ में तैयारी करी थी ईओआरओ की, जब वैकेंसी निकली थी तब, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का था और रेवेन्यू ऑफिसर का था। मतलब उसमें पूरा राजस्थान की जीएस थी, जो जनरल स्टडीज़ है वो थी, पूरी इंडिया की थी। और उसके साथ में एक पेपर था, जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो उसमें जैसे आर्टिकल्स है 395, उसमें वैसे ही 401 ऐसे करके या 405 आर्टिकल्स जैसे रूल्स बने हुए थे। म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के बारे में था वो सब कुछ, कि आपके जैसे शहर में म्यूनसिपैलिटी को जो भी काम होते हैं, पंचायती राज सिस्टम का छोटा मोटा, वो सारी चीज़ें, कुछ राइट्स वगैरह, कुछ बिल वगैरह ऐसे करके, मतलब अच्छी खासी एक बुक थी। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने वो पूरे आर्टिकल्स टिप्स पे याद करे थे बहुत अच्छे से। मैंने 6 महीने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी और पेपर भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था। सिर्फ 71 सीट्स थी, ठीक है, 71 सीट थी उसमें।
जो पेपर दिया था, जिसमें 7 या 11 तो थी जो रेवेन्यू ऑफिसर थी कि या ईओआरओ की, या फिर और जो बाकी थी वो ऐसे मतलब रेसिप्रोकल करके देख लो, ये ऐसे ऐसे उसका डिफरेंस किया हुआ था। लेकिन जब पेपर देकर आई उसके दूसरे दिन के बीकानेर में पेपर लीक हुआ था। अब आप सोचें कि जब एक स्कूल में एक साथ 200 से 300 बच्चे बैठ रहे हैं पेपर देने के लिए, और जो सीट्स है वो सिर्फ 70 है, और जो मतलब बाकी जगह बैठे हैं तो उनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता जब वहीं पे चीटिंग हो गई है। तो मतलब वही चीज़ इतनी डिसअपॉइंटिंग होती है कि आप 6-7 महीने तैयारी करो अच्छे से, फिर उसके बाद में फिर पेपर लीक कर दो। मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चे फ़ेल होते हैं या फिर जिन बच्चों का नहीं निकलता, उनकी कहीं कोई गलती नहीं होती। बहुत लोग मेहनत करते हैं, और जो गलती होती है जिनको मेहनत करनी नहीं होती, जो पैसे दे देते हैं और जो सो निकाल देते हैं, तो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अगर आप पढ़ के और खुद की मेहनत से निकालोगे तो आप सेटिस्फाइड भी रहोगे। लेकिन अगर आप पेपर मांग के, लीक करवा के या चीटिंग से निकलोगे तो आप नौकरी तो भले ही लग जाओगे, लेकिन आपको पूरी लाइफ ये रिग्रेट रहेगा कि हमने चीटिंग करके या फिर धांधली करके इनसे एग्ज़ाम क्लियर करा था। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने ये आरपीएससी का ईओआरओ का दिया, फिर नहीं निकला, छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया। अब मतलब बहुत टाइम मैंने उसको भी दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं आंसर की मैच करी, ये क्या, और ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रेस देती है। मतलब मैं कभी भी एग्ज़ाम देकर आके कभी भी आंसर की मैच नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक रिज़ल्ट आएगा तब तक वो आंसर की का सोच के इतनी स्ट्रेस हो जाएगी कि किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कभी भी आंसर की मैच नहीं करती। हाँ, मुझे अगर ऐसा लगता है कि क्लियर हो जाएगा तो भी मैं ऐसे, मुझे ऐसे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर क्लियर हो जाएगा तो जब रिज़ल्ट आएगा तब क्लियर हो जाएगा। पर मुझसे नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हुए और मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। मैं कभी आंसर की मैच नहीं करती। हालाँकि जब मैं एग्ज़ाम देकर आती हूँ और जब मेरे एग्ज़ाम में कोई भी एक पेपर सही से नहीं होता तो मुझे इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप इसको नेगेटिव लो, क्योंकि दुनिया में अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करोगे, फिर अगर आपके पास कोई ऐसे रह जाता है कि नहीं निकला, तो मैं ऐसे नहीं बोलती आप उसको लेकर ही बैठे रहो। थोड़ा रो लेना अच्छी चीज़ होती है, ठीक है? थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना अच्छी चीज़ होती है। अदरवाइज़ आप दिमाग में वही चीज़ लेकर बैठे रहोगे तो फिर आप दूसरी चीज़ की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसकी तो फिर वापस वैकेंसी नहीं आनी थी ना, कि अगर 70 सीट्स थी फिल हो गई, उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद में अब जो छोटी-मोटी जॉब्स निकलती, मैं ऐसे नहीं बोलती कि छोटी-मोटी नौकरी मुझे नहीं करनी या मुझे तैयारी नहीं करनी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैंने उसकी तैयारी करी भी नहीं। देखो, क्योंकि जैसे किसी चीज़ को फ़ोबिया होता है, मुझे मैथ्स का इतना ज़्यादा फ़ोबिया है। हो सकता है मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि शायद मैं कोचिंग लेती हूँ या सीख पाती हूँ तो शायद मैं सीख जाऊँ। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फ़ोबिया है मैथ्स का कि मुझसे ऐसे होता है कि निकलना ही नहीं है मुझसे मैथ्स कभी। ऐसा नहीं है, 10th तक मैं करती थी थोड़ी बहुत, पर 10th के टाइम पे मैं एक बार बीमार हुई थी स्कूल टाइम पे। तो उस टाइम जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था, उस टाइम वो पढ़ा दिया गया था। मुझे वो चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे याद नहीं हुआ थोड़ा-सा तबीयत की वजह से, और उस टाइम के बाद में मुझे कभी मैथ्स अच्छी ही नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स मेरी नहीं निकलेगी। फिर मुझे, हालाँकि हिस्ट्री भी मुझे नहीं पसंद थी। सोशल स्टडीज़ में मुझे बहुत डर लगता था जब मैं छोटी थी। लेकिन फिर स्कूल में जब 11th-12th क्लास में मैंने हिस्ट्री पे ध्यान दिया, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो फिर उसके बाद में मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया था। हालाँकि मैंने ग्रेजुएशन में भी जो ऑनर्स थे वो हिस्ट्री लेती, लेकिन क्योंकि आप जब स्कूल से कॉलेज में आते हो तो आपको गाइड करने वाले, अगर सही गाइड करने वाले मिल जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेंगे तो फिर आप इधर-उधर उलते रहो, क्योंकि आपको अकेले बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। ठीक है? अब जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा आपने तो मेहनत तब करी होगी, आप अब क्यों अपनी बुक्स वगैरह दिखाते हो, या आप अपनी बुक्स, अरे जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल या कॉलेज में, तो वो क्या हाथों हाथ पढ़ के आते हैं या स्कूल कॉलेज से निकलते ही आपको पढ़ाने लग जाते हैं? उन्होंने तो 20 साल पहले तैयारी करी होगी, लेकिन तब वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपको एक गाइड तो मिलती है। मैं ऐसे नहीं बोल रही वो आपके दिमाग में ही घुसा देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि भाई कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी है, और आप किस स्ट्रीम में जा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से उसको स्टैंडर्ड में, जो भी आप जिस भी चैप्टर में, जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जिस फील्ड में जाके आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उनके थ्रू, उनके गाइडेंस से ही तो बनाते हो। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलती कि आप जो मैंने पढ़ा है वही पढ़िए। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करती हूँ
जो इंसान मेरी जैसे मेरी फील्ड में जाना चाह रहा है, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो कोई भी इंसान है जिनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है, अगर उनको मेरी तरफ से हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है। अब जिनको हेल्प नहीं चाहिए कि अच्छा तुम 20 साल पहले पढ़ी थी, अब बुक मत दिखाओ तुम्हारी, अरे जो सिलेबस है वो 20 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। ठीक है, पहली बात तो जो कुछ कुछ टॉपिक्स चेंज हुए हैं, जो करंट अफेयर्स चेंज हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो करंट अफेयर्स अभी के अपडेटेड हैं वो पढ़ लो। मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि मेरे टाइम के ही पढ़ो, और मैं कोई गुजरे ज़माने की नहीं हूँ। मैंने अभी 2-4 साल पहले ही पढ़ाई पूरी करी है, तो शायद जो टीचर्स आप जिनसे 10-20 साल पहले का ज्ञान लेते हो उनको उनसे तो ज़्यादा ही अपडेटेड है मेरी चीज़ें, क्योंकि जो मैंने अभी 2-4 साल, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, फ़िलहाल भी मैं करती हूँ और मैं अच्छी चीज़ बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है स्ट्रगल्स में क्या होता है कि जब मैं कोचिंग में जाती थी तो वहाँ पे अगर आप दिल्ली जाके कोचिंग करोगे तो वहाँ पे आपको क्या फेस करना होता है, क्या नहीं कर सकते आप, मैंने वो सब चीज़ें भी देखी है। तो अगर आप जाओगे तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर तो रहोगे। तो अब वो सब तो छोड़िए कि आप कब से पढ़े हुए हो, उसकी गाइडेंस मत दो, जिसको नहीं चाहिए ना लें। मैंने तो किसी को नहीं बोला कि आप मेरी तरह फॉलो करें, बस मैं अपनी चीज़ें बताती हूँ कि अगर आप मेरी तरह कुछ कुछ चीज़ें गलतियाँ करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा। मैं ऐसे भी नहीं बोल रही कि ठीक है आप जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ो, बस मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो मैंने किया आप उसकी ये सब चीज़ें चेंज कर लो तो शायद आप लोगों का भी निकल जाए। अब ऐसा है, सब लोगों का पढ़ने का तरीका तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन बुक्स वगैरह सिलेबस वो सब चीज़ें तो सबकी सेम ही होती है। मैंने भी वही पढ़ी है, आप भी वही पढ़ रहे हो। जो एनसीईआरटी है वो बहुत सालों से वही चलती आ रही है, आपने भी वही पढ़नी है, मैंने भी वही पढ़नी है। उसके बाद में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बार एग्ज़ाम दिया था, जब मेरा लास्ट ईयर दिया था, 3 साल पहले निकला था जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने तैयारी करके दी थी। हालांकि ठीक तैयारी हुई थी पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मेरा पेपर जीएस का अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि राजस्थान का था उसमें सब कुछ। तो जो राजस्थान का था मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। आरपीएससी की तैयारी मैंने उससे भी 1.5 साल पहले करी थी, और फिर बीच में मैं इसका ईओआरओ का करने लग गई थी, तो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई। तो फिर मेरा पेपर उस टाइम नहीं निकला था। फिर उसके बाद में 2 साल वैकेंसी नहीं आई। अभी लास्ट ईयर जब मैंने वापस दिया एग्ज़ाम, तो मुझे यही नहीं पता था कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। जो अभी शायद आरपीएससी, अब आप लोगों को तो पता होगा कि ये जो 5 ऑप्शन वाला हो गया है कि आप जो 4 अटैम्प्ट कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ 5th जो सर्कल होता है उसको आप भर दो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो ठीक है। पर मुझे तो वो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ का न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उस न्यूज़पेपर में राजस्थान के कुछ भी नहीं आया था। एनीवेज़ देखें, बीच में मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ये मंदिर जहाँ पे हम गए थे शाम को, ये वो रास्ता था, और ये बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर। मतलब इतना सुंदर कि जो यहाँ का राजस्थान का मार्बल है वो उससे बना हुआ था ये मंदिर, बहुत सुंदर है। इनका बालाजी का मंदिर था। मैं इधर से जब गंगा घाट जाने के लिए मैं बहुत बार निकलती थी, पर ऐसे होता था कि जाना ही नहीं हो पाता था, या तो जिस टाइम में निकलती थी उस टाइम ये बंद होता था और मैंने नहीं देखा था। पर बहुत सुंदर मंदिर, और इतना बड़ा मंदिर था, बहुत ही बड़ा मंदिर। बस अंदर ऐसे था कि आप फ़ोटोज़ कैमरेज़ ये बस नहीं लेके जा सकते, तो मैंने ये बाहर से छोटी सी क्लिप ली थी। बहुत सुंदर था मंदिर। मतलब इसमें गंगा जी की और शिव पार्वती जी की, हनुमान जी की, राम सीता जी की, सबकी मूर्तियाँ जो लाइन से दिख रही है, लाइट्स वगैरह वो सारी सबकी एक साथ मूर्तियाँ थी। ये मैंने गेट के बाहर से बनाया था, क्योंकि ठीक है सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सब मंदिरों में नहीं अलाउ होता। यहाँ पे एक और टेम्पल है, इस्कॉन मंदिर, जो आजकल हर जगह जो कृष्ण जी का चल रहा है। तो बाकी सब जगह जैसे वृंदावन में वहाँ तो अलाउ है, और जो यहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे भी अलाउ है, लेकिन यहाँ पता नहीं, यहाँ पे इस्कॉन जो टेम्पल उसके अंदर फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, उसके अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, हालांकि बाहर से दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर रह जाता है, शायद 15 से 16 किलोमीटर या ऐसा करके है, वो मुझे नहीं पता है। बाकी ये देखें, यहाँ पे एक कुंड बना हुआ था और बहुत सारे खेत। मतलब ऐसे नहीं पता चलता कि आप ये इधर से, मैंने कल, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें ऐसे था कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे गेट के जस्ट बाहर से हाईवे जा रहा था, तो ये उसी हाईवे हमने सीधे आए थे। और फिर बीच में एक रास्ता जाता है जो रूमा, एक गाँव है रूमा, तो उस बस रास्ते में घुसते गांव शुरू हो जाता। मतलब ऐसे पता ही नहीं होता कि आप ये कुछ चेंज आ रहा है, जैसे एक नीश होता है ना कि इधर से शहर है और बीच में जो ठीक है वहाँ से आपको चेंज करके आगे गांव होगा, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चलता, उस गली में घुसो गांव चालू हो जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत सुंदर खेत थे, और ये मंदिर भी गांव के बीच में बना हुआ था। इसके आसपास बहुत सारे गुलाब के खेत थे, मतलब यहाँ गुलाब की खेती होती है, चावल की खेती होती है, इतने सारे, मतलब अभी तोड़े हुए थे हालांकि,
लेकिन बहुत सारे गुलाब के खेत थे, बहुत ही सारे। ये देखें, ये सारे गुलाब के खेत हैं जितने दूर दूर तक दिख रहे हैं। ये देखें, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको रेड रेड, वो सारे गुलाब के खेत थे। तो बस हम यही सब चीज़ें, ये रास्ता था ठीक है, उधर गंगा घाट थी तो हम वहीं चले गए थे। अब ठीक है, सब लोग अपनी फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमको ऐसे था कि अच्छा मौसम था, कभी हम बाहर नहीं जाते, तो इन्होंने बोला था लंच पे चलते हैं, खाना खिला के ले आता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा था कि हम कोई अच्छी सी एक शांत सी जगह पे चलते हैं जहाँ बस ऐसे ठीक है बैठ के आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं। और फिर मौसम भी थोड़ा ऐसे हो रहा था ज़्यादा बारिश का, जबकि हम पहुँचते जब वापस जा रहे थे तब तक तो बारिश आ भी गई थी। तो ये देखें, ये बहुत जगह जगह यहाँ तालाब भरे हुए होते हैं, जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं, बहुत हरियाली है, बिल्कुल बिल्कुल गाँव, प्रॉपर गांव है यहाँ पे। जैसे गांव में नहीं होते, जैसे घर के बाहर पलंग लगा के बैठे हैं और गायें बंध रही है, उन्हीं के वहीं पे गोबर वगैरह जो थेपड़ी वगैरह होते हैं वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब ठीक है, अगर आपको गांव में जाना है एकदम शहर से तो आप वहाँ जा सकते हैं। वो चावल की खेती कर रहे थे, वो दूर से बाय बाय कर रहे थे। एनीवेज, ये देखिए जगह जगह यहाँ तालाब, और फिलहाल तो देखिए पानी, बारिश का मौसम भी है तो हर जगह पूरे तालाब भरे पड़े हैं, बहुत बिल्कुल एकदम फिल्ड। और यहाँ पे ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, मतलब जैसे जंगल होता है तो इतने सा सिर्फ ऐसे कि थोड़ी सी दूर में ये जंगल जैसा, जहाँ बिल्कुल ये लंबे लंबे पेड़, बिल्कुल जंगल, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब ये देखें, इतने सारे बंदर है। अब उधर मैंने पीछे आपको मोर दिखाया था, आगे मैं और दिखाऊंगी। बहुत सारे दो मोर थे, वो खेत के अंदर खेल रहे थे तो मैं उनकी वीडियो लेकर आई थी। एनीवेज देखें, हम ये गंगा घाट पहुँच गए थे। ये देखें, अभी पानी बिल्कुल फ्लो पर चल रहा है क्योंकि बारिश आ रही है, और बारिश इतना तेज़ी इसमें तो नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन बहुत तेज़ पानी चल रहा था। और जब मैं मई जून के टाइम पे एक बार यहाँ पे आई थी, तब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से 20 सीढ़ियाँ नीचे पानी चला गया था, इतनी ज़्यादा नीचे था, बहुत डीप में। अब सोचिए ये पानी कितना बहाव में। अब ये जैसे बांस के डंडे दिख रहे हैं, यहाँ तक तो लोग अभी भी जा रहे हैं नहाने के लिए, जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं कुछ लोग। इधर पास में ही जो मोक्ष धाम है वो बना हुआ था, तो जो लोग यहाँ पे करने आते हैं तो वही सब चीज़ें यहाँ पे ये डुबकी वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब पहले तो यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती थी, पर फिलहाल रोकी भी है क्योंकि बहाव ज़्यादा है पानी का, इसलिए। फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पे ऐसे ही बैठ के बातें करी, थोड़ी देर बैठ गए। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है, कोई किस तरीके से अपने लाइफ को ऐसे देखता है कि चलो थोड़ा सा हमको टाइम मिला है तो हम बाहर हो आते हैं, कोई डिनर पे चले जाते हैं, कोई लंच पे चले जाते हैं, कोई किसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पर मुझे ऐसे था कि अगर आपके पास टाइम है तो बजाय लोगों को फ़ोन करके इधर उधर की बातें करो या ये वो, उसकी जगह आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी देर फ़ोन को, क्योंकि आजकल हर कोई, अगर मैं हूँ चाहे वो है, कहीं भी बैठते हैं थोड़ी देर तो वो अपना फ़ोन देख रहे हैं, मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, तो उस फ़ोन में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ना हमारे बारे में हम बात करते हैं, ना कुछ और बात सोचते हैं, कुछ भी नहीं। तो हम थोड़ी देर, अब इसमें तो मैंने क्लिप्स ली थी, लेकिन वो तब की जब हम गए या आए, उसके बीच में जो हम बैठे उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं ली है। तो सिर्फ ऐसे ही कि वीडियो में दिखाने के लिए कि हम कहाँ गए, क्या किए, उसके लिए। अदरवाइज़ हमने थोड़ा टाइम अपने लिए स्पेंड किया। इन्होंने बोला था ना कि डिनर पे चले जाओ, अब वहाँ पे क्या करते जाके, उसी चमक धमक में जाके बैठ जाते, खाना खाते और आ जाते। ना कोई अपनी बात होती, ना खुद को एक दूसरे को टाइम दे पाते, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कोई, और अभी जब जब कोई त्यौहार होता है या कोई कुछ भी होता है तो भीड़ तो होती है, तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बस ये कि अच्छा वो देख रहा है तो ऐसे नहीं बैठो, वो देखा तो ऐसे, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अच्छी सी शांत जगह पे जाओ, जहाँ पे खुद को टाइम दो, खुद के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लो, करियर के बारे में डिस्कस कर लो। लोग जैसे शॉपिंग पे चले जाते हैं कि आज ऑफ है, आज छुट्टी है, शॉपिंग चलते हैं, या डिनर पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्च ना करके अगर ज़्यादा अपने खुद की लाइफ को अच्छी डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं वो डिस्कस करें तो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी बस यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद में फ़िलहाल जब हम लोग देख के आ गए थे, वहाँ एक मंदिर था जिसमें शिव जी का मंदिर था, फिर वो मंदिर देखा, थोड़ी देर वहाँ दर्शन किया और फिर आ गए थे। रास्ते में ही देखे मौसम बहुत चेंज हो गया था, बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा था, और बीच में पहुँच रहे थे तब तक तो बारिश आ भी गई थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोन वगैरह थे तो वो डिग्गी में रख दिए थे और फिर आ गए थे घर पे। तो मैं जो आपको बता रही थी कि उसके बाद में मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, जो अभी जब पैटर्न मुझे पता ही नहीं था, जब लास्ट टाइम पे मुझे जब मैं पेपर देकर उठ रही थी तो एक लड़की जब उधर से निकल रही थी तो उन्होंने बोला कि आप जो कर रही हैं, पेपर दे रही हैं, ये पेपर आपने जो सर्कल खाली छोड़ दिए इनको फिल कर दीजिए, आपका पेपर अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग होएगी। तो वो मुझे पता नहीं था, आधे सर्कल मैं भर पाई थी, आधे नहीं भर पाई थी, तो उसकी वजह से मेरा फ़र्स्ट पेपर ही ऐसे हो गया था कि
थोड़ा बहुत मेरे नेगेटिव में चले जाएंगे। तो मुझे उसका ऑप्शन सही नहीं लगा था। उसके बाद में मैंने जो 2 पेपर दिए थे वो दिए थे अभी, पर क्योंकि 2 पेपर मेरे अच्छे भी हुए, लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर उसकी वजह से ख़राब हो गया था, तो मुझे उसकी भी कोई वो नहीं है कि निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में ये भी आ गया कि पेपर लीक हो गया है। ये देखें, ये खेत में 2 मोर इतने सुंदर ऐसे भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे, डांस नहीं करे, अदरवाइज़ बहुत सुंदर वीडियो आती। फिर बस हम रास्ते में थे, तो ये रास्ते में मैंने रुक के वीडियो ली थी। एनीवेज़ फिर हम घर आ गए थे, तो मैं आपको बता रही थी कि वो जो एग्ज़ाम दिया था उसके बाद में मेरा फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं था। फिर वैकेंसी आती है तो आप प्रेशर की वजह से अच्छा पढ़ पाते हो, लेकिन अदरवाइज़ इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि एक ऐसा प्रेशर नहीं होता ना कि एग्ज़ाम निकालना है, ये एग्ज़ाम आ गया है, तो उसकी वजह से बाकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसलिए बिना एग्ज़ाम के भी मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर कहीं भी जाओगे 5-10 दिन का गैप आ जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस इसी से एनीवेज़ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।